हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें सबसे पहले है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है, किसी भी मेटल सरफेस पे जब रेडिएशन, क्या कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी फॉल करती है, तो उसके दो काम होते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालती है, दूसरा जो बची हुई एनर्जी इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करती है इन इट्स काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो से जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Phenomena, it is the phenomena of emission of electrons from a metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम वगैरह हैं, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे देते हैं इवन विद द विजिबल लाइट। जो हमारी विजिबल लाइट है उससे भी उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो जिंक और मैग्नीशियम वगैरह है उनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है यूवी रेडिएशन से। तो हाई एनर्जी चाहिए होती है उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है कि कैसे हम इसको स्टडी करें। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए हमने यहाँ पर एक सेटअप लगाया हुआ है। सेटअप क्या है इसमें कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। दो इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, ये एमिटिंग इलेक्ट्रोड है। इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट भी बोल देते हैं कि इस पर कोटिंग कर रखी है फोटो सेंसिटिव मटेरियल की। यहाँ से रेडिएशन फॉल करेंगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेंगे भी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी उनकी। तो दे आर कलेक्टेड बाय द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर हमने एमीटर लगा रखा है, माइक्रो एमीटर। ये वोल्टमीटर पैरेलल में है, एमीटर माइक्रो एमीटर सीरीज में है। ये पोटेंशियल डिवाइडर और यहाँ पर हमारी हाई टेंशन बैटरी और ये की है, की इज़ लाइक ए स्विच। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो हम अलग अलग फैक्टर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर जो हम स्टडी करेंगे वो है, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ी देर रख लूँ तो वो सबसे पहला हमारा सेटअप आ जाएगा इंटेंसिटी। ज़रूरत पड़ेगी तो चलो देखते हैं कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, किसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे कि ये यहाँ पर अगर हम रेडिएशन जो फॉल कर रही हैं, जो रेडिएशन इलेक्ट्रोड के ऊपर आ रही हैं, अगर उसकी हम इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ओवर द मेटल सरफेस, नंबर बढ़ा दें फोटोन्स का, तो जितने ज़्यादा फोटोन्स फॉल करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे, उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करें फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ हमारा क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ये जो मेरी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, अगर मैं इसको इफ़ आई मेक इट मोर एंड मोर पॉजिटिव, ये जो मेरी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कर दूं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा से ज़्यादा वो अट्रैक्ट करना शुरू होगी। लेकिन ये यहाँ से तो नहीं निकाल पाएगी ना, यहाँ से तो फोटोन से निकल कर आ रहे हैं। तो इफ़ आई मेक द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड टू बी मोर एंड मोर पॉजिटिव, तो शुरू में तो करंट बढ़ेगा लेकिन एक टाइम के बाद वो सैचुरेशन करंट आ जाएगा। तो इसका अगर हम देखें इंटेंसिटी का ग्राफ, तो इफ़ आई मेक कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड टू बी मोर एंड मोर पॉजिटिव, तो शुरू में करंट बढ़ता है, A2B बढ़ गया, फिर उसके बाद इट विल अटेन ए सैचुरेशन वैल्यू, क्योंकि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आउट थे सबके सब इसने अट्रैक्ट कर लिए। ये निकालेगी नए नहीं निकालेगी, तो सैचुरेशन करंट हमारा अटेन हो गया। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन तो है ही नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव कर दो, रिपेल करेगा, तो वो कलेक्ट होने से रोकेगा, यानी कि करंट जो है हमारा कम हो जाएगा। तो इफ़ आई मेक इट मोर एंड मोर नेगेटिव, तो आप देखोगे कि हमारा फोटो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पे नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि मैंने इसको इतना नेगेटिव कर दिया है कि इवन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू रीच ओवर हियर। तो वो पर्टिकुलर वोल्टेज, जब वो करंट फोटो करंट हमारा जीरो, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तो हो गया हमारा इंटेंसिटी वर्सेस करंट, और दूसरा हमारा इंटेंसिटी वर्सेस करंट और पोटेंशियल का वेरिएशन। अब अगर हम इंटेंसिटी वेरिएशन करें, एक बार हमने इंटेंसिटी I1 ली थी, वही सेम ही ग्राफ है जो भी हमने स्टडी किया। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, देखो जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स जो फॉल कर रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे। फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पहले 1000 फोटोन्स थे, अगर मान लो अब 10,000 फोटोन, तो जितने ज़्यादा फोटोन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही ज़्यादा करंट बढ़ जाएगा, सैचुरेशन करंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन शेप ऑफ द ग्राफ विल बी सेम।
ऐसे इंटेंसिटी I3 कर दिया, और करंट बढ़ जाएगा, और करंट होगा, फिर एक सैचुरेशन करंट आएगा। तो I3 का जो सैचुरेशन करंट है वो ज़्यादा है I2 के कंपैरिजन में या I1 के कंपैरिजन में, लेकिन तीनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों है? क्योंकि इनकी सिर्फ इंटेंसिटी में वेरिएशन है, नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल कर रहे हैं उसमें वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी सेम है सबकी। जब फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो फॉल कर रही है उनकी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब रेडिएशन की एनर्जी सेम है, एनर्जी कांस्टेंट है। तो जब एनर्जी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम जो है वो बढ़ेगी नहीं, वो उतनी ही रहेगी। तो तीनों केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम। अब हम दूसरा ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में भी वही है कि हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, एनोड पोटेंशियल को हम इफ़ आई मेक इट मोर एंड मोर पॉजिटिव तो शुरू में करंट बढ़ेगा, देन इट विल अटेन अ सैचुरेशन वैल्यू। लेकिन इसको नेगेटिव करेंगे एनोड पोटेंशियल को, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी न्यू1 पे। फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बढ़ाई, न्यू1 की जगह न्यू2 कर दी, न्यू3 कर दी, बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मतलब जो रेडिएशन फॉल हो रही है उसकी एनर्जी बढ़ गई, उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। उसको स्टॉप करने के लिए वी नीड मोर एंड मोर नेगेटिव पोटेंशियल। तो आप देखोगे कि तीनों फ्रीक्वेंसीज में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सैचुरेशन करंट इज सेम। सैचुरेशन करंट सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई फैक्टर स्टडी करते हैं वी कीप अदर फैक्टर्स टू बी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इसलिए सैचुरेशन करंट विल बी कांस्टेंट। अब इसमें एक और देखो ग्राफ है, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। और जो बिल्कुल मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया है इसको हम एक लॉ की फॉर्म में अगर फॉर्मुलेट करें तो लॉज क्या बन जाएंगे हमारे? लॉज हमारे बन जाएंगे, सबसे पहला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वी कॉल इट एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे पहले कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इंसिडेंट रेडिएशन की वैसे वैसे उनको स्टॉप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज़ टू इंक्रीज। तो ये रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमें उनको स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे आपका इलास्टिक कोलिजन होता है ना, एकदम से टकरा गया, ठीक है, तो इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है तो क्या है कि टाइम लैग जो है वो लेस देन 1 नैनो सेकेंड, यानी कि जैसे ही फोटोन फॉल कर रहा है एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, उन दोनों के बीच में जो टाइम लैग है, कितना टाइम लगा? लेस देन 1 नैनो सेकेंड। तो कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन की तरह ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये प्रूव कर रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्रूविंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और यहाँ हमारी वेव थ्योरी जो है, जो इंटरफेरेंस को प्रूव करती है, डिफ्रैक्शन को बताती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये जितने भी फिनोमेना को बताती है वो हम लेते हैं वेव थ्योरी। तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये सपोर्ट करता है पार्टिकल थ्योरी को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारी वेव थ्योरी जो है वो टोटली फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वेव थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी एनर्जी जो आपने पढ़ा था ईएम वेव्स में, क्या पढ़ा था? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर मेटल को हम एक्सपोज कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी से, उनकी अपनी कुछ एनर्जी है ना, तो इट मस्ट लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एम्पलीट्यूड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, मैग्नेटिक फील्ड का है। तो अगर ई और बी की वैल्यू हायर है, यानी कि इंटेंसिटी हायर है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब हो रही है मेटल्स में, पड़ रही है मेटल्स में, तो इट मस्ट लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स विद हायर एनर्जी एंड हायर स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन हमने क्या पढ़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पर वेव थ्योरी हमारी जो है फेल हो रही है। दूसरा क्या है? इफ़ ए मेटल इज एक्सपोज टू हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड, अगर किसी भी मेटल को मैं एक्सपोज कर रही हूँ हाई इंटेंसिटी से, लेकिन उस जो रेडिएशन इंटेंसिटी तो हाई है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ।
तो वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इंटेंसिटी हायर है, तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। तो यहाँ भी ये फेल हो गई है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये एकदम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इलास्टिक कोलिजन का टाइप का है। लेकिन कभी भी आपने नोट किया होगा कि भी किसी भी जैसे मेटल को मान लो मुझे गर्म करना है या जो भी है, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, और फिर उसके बाद जो भी उसका हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो यहाँ भी हमारी जो वेव थ्योरी है वो क्या हो गई, वो फेल हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में एक बार आया था, व्हाट आर द केसेस वेयर द वेव थ्योरी फेल्स, और हाउ कैन यू से द वेव थ्योरी इज फेल्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है h न्यू, तो वो 2 काम करेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकालेगी, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो वी कैन से वर्क फंक्शन मेटल में से निकालेगी, यानी कि उसका वर्क फंक्शन इक्विवेलेंट टू इट्स वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की अगर एनर्जी h न्यू है, तो 2 काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया यानी कि वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की यानी कि हाफ mv²। ठीक है, और W नॉट को हम h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कई तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के। एक तो आपका सिंपलेस्ट तो यही है, सबसे बेसिक तो यही है। बेसिक क्या है, h न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस हाफ mv², ये h न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो h न्यू माइनस W नॉट, h न्यू माइनस W नॉट। W नॉट क्या, h न्यू नॉट होता है, h का कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वेव आइंस्टाइन्स इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे प्रूव कर रही है, कैसे सपोर्ट कर रही है, तो इसके लिए अब हम इसको देख लेते हैं कैसे सपोर्ट कर रही है। सबसे पहला फैक्टर है जैसे हमारा इंटेंसिटी का। ठीक है, तो इंटेंसिटी में अगर हम देखें कि इंटेंसिटी अगर बढ़ती है रेडिएशंस की, इंटेंसिटी बढ़ गई यानी कि फोटॉन्स बढ़ गए। जितने ज़्यादा फोटोन फॉल करेंगे मेटल सरफेस पे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम आउट निकलेंगे मेटल सरफेस से, उतना ही फोटो करंट होगा। तो ये हमने पढ़ा था ना, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो ये सपोर्ट कर रहा है उसको। दूसरा, इफेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस इक्वेशन में अगर मेरी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट है, अगर न्यू कम है न्यू नॉट बड़ा है, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, तो ये भी प्रूव हो गया कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू। तीसरा, इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो उनको स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये भी प्रूव हो गया। फिर टाइम लैग एक्सप्लेनेशन। टाइम लैग एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इलास्टिक कोलिजन है और टाइम लैग जो है लेस देन 1 नैनोसेकेंड है। तो जैसे ही फोटोन फॉल करेगा एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। तो यहाँ पर हमारी आइंस्टाइन थ्योरी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फुली सपोर्ट करती है। अब यहाँ कुछ ग्राफ्स हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन की फॉर्म क्या होती है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द ग्राफ हाउ विल यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। तो वही इक्वेशन हम लिख लेंगे, h न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल की टर्म्स में EV नॉट। ठीक है, तो पोटेंशियल की टर्म्स से हम इसको लिखेंगे EV नॉट। फिर EV नॉट को हम इधर ले गए या W नॉट इधर ले गए, h न्यू माइनस W नॉट EV नॉट। तो यूनिट क्या हो गया, h न्यू, E से हम E को हमने यहाँ ले आए, इसके नीचे भी ले आए, इसके नीचे भी ले आए, तो h न्यू बाई E माइनस W नॉट बाई E। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जैसे मान लो v नॉट है y, यानी कि y एक्सिस में हम पोटेंशियल ले लें, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x हम ले लेते हैं मान लो फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं x एक्सिस में। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैंने ले लिया तो h बाई ई बचा, तो h बाई ई मेरा हो गया स्लोप,
इन दोनों के इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो m जो है फ्रीक्वेंसी मेरा x एक्सिस है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी जो है ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। तो h/e हो गया स्लोप, तो h/e स्लोप हो गया, तो स्लोप क्या हो गया h/e, यानी कि h अगर निकालना था e इंटू स्लोप, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। और c क्या है, इंटरसेप्ट। इन दोनों को कंपेयर करें तो c इज इक्वल टू -w0/e, तो c हो गया मेरा इंटरसेप्ट -w0/e। तो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक ग्राफ आ जाता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में क्या है, वही है बिल्कुल वैसे ही। हमारी इक्वेशन क्या है, एच न्यू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डब्ल्यू नॉट को इधर ले गए, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। इक्वेशन लगा दो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाएं तो हमारा जो x है वो फ्रीक्वेंसी है, y जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, और w नोट क्या है, इंटरसेप्ट। तो फिर वही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया सिंपली h, स्लोप निकालेंगे तो सिंपली h हो जाएगा। और इंटरसेप्ट क्या हो गया, -w0। अब इसमें एक बार क्वेश्चन कैसे आया था, दे हैड गिवन द वैल्यूज, ए दे दिया बी दे दिया। अब ए और बी की टर्म्स से बताओ, तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो स्लोप इस केस में अगर ये ग्राफ है तो इसका tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये थीटा होगा ना। तो ये थीटा को हम यहाँ भी ले सकते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हुआ, b/a, यही हुआ ना। तो स्लोप tan थीटा b/a। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो गया, b/a, जो भी वैल्यू दे रखी है। अगर कांस्टेंट्स की टर्म्स में दे रखी है तो कांस्टेंट वैल्यू डाल दो, अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल डाटा दे रखा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो। तो ये स्लोप आ गया, ये प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया। और इससे अगर मुझे वर्क फंक्शन निकालना है तो w-w0 इज इक्वल टू बी, तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, माइनस ऑफ बी। तो बी की जो भी वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव वैल्यू जो भी आ रही है, तो वो हम उसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ के जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आते हैं, ये कई बार आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट है हमारा डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली ने कहा कि नेचर बीइंग सिमेट्रिक इफ रेडिएशंस कैन हैव ड्यूअल नेचर। रेडिएशंस कैन हैव ड्यूअल नेचर मतलब कि रेडिएशन की हम कह रहे हैं कि वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर में आपका इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। तो नेचर बीइंग सिमेट्रिक, तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी वेव नेचर होनी चाहिए। तो अगर हम फोटोन्स की वेव नेचर मान लें तो ई हो गया एच न्यू। अगर पार्टिकल नेचर माने तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, न्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा, एक सी इसके साथ कट गया तो बचा क्या, एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। एम सी क्या है, मास इंटू स्पीड मोमेंटम। तो एच बाई लैम्डा इज मोमेंटम, यानी कि p हो गया h बाई लैम्डा, या लैम्डा हो गया h बाई पी। एंड दिस इज वन ऑफ द वेल नोन इक्वेशन, वी कॉल इट एज डी ब्रोगलीज रिलेशन। तो डी ब्रोगली रिलेशन को हम डिफरेंट फॉर्म्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसमें। लैम्डा h बाई पी हो गया एक, और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्लास 11th में आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम वी क्या होता है मोमेंटम, तो ये पी स्क्वायर बाई 2m हो गया। तो पी क्या हो गया 2m के, पी स्क्वायर 2m के, तो पी क्या हो गया √2m के, ठीक है ना। तो ये जो मैंने पी लिखा हुआ है इसकी जगह डाल दो √2m के, पी की जगह। तो ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में आ गया डी ब्रोगली रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी होती है ईवी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो के की जगह ईवी डाल दो तो ये फॉर्म आ गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का जैसे ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला हुआ है, इलेक्ट्रॉन का प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू वही सबके लिए सेम है 6.6 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 और वी एज इट इज़। तो ये सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा 12.3 बाय √v एंगस्ट्रॉम। तो ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशंस है ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो दैट्स ऑल फॉर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं कराऊंगी नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।